Okay, hello everyone. Ajay, Bhakti, Sarang, Harshvardhan. Is my sound audible to you? क्या मेरी आवाज आ रही है? आप लोग मैसेज करो. Yes, okay, good. हर्षवर्धन, सारंग. पार्टिसिपेंट्स थोड़े कम हैं. जितने बच्चों की रिक्वेस्ट थी कम से कम उतने बच्चे ऐड हो जाते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे. कैसे हो तुम सब? भक्ति, हर्षवर्धन, सारंग, अजय. आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? मजे में? वेरी गुड अजय. मैं सेकंड टाइम भी आया था तो तुम क्लास में थे नहीं, तो क्लास में तुम्हें बहुत मिस किया जाता था. अभी कैसे हो? सेहत अच्छी है अजय? अब फाइन हो ना? तुम्हें कुछ शायद बीमारी हो गई थी शायद, किसी ने मुझे बताया था क्लास में. सो गुड हियर. ओके हर्षवर्धन, वेरी गुड. अजय, शुरू है ट्रीटमेंट. ओके, अपना ख्याल रखना. पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ होना भी बहुत जरूरी है ना? और सारंग, आई एम गुड. वेरी गुड सारंग. हर्षवर्धन ऑल्सो गुड हियर. हर्षवर्धन, वेरी गुड. अमित, मजेट. मजेट क्या होता है? मजे में होता है. मजेट क्या होता है? गुड. ओके, अमित भी चलो अच्छे से है. बाकी के बच्चे भी ज्वाइन नहीं किए. अच्छा, भी टाइम है अभी. क्लासेस मैंने 2-3 मिनट पहले लॉगिन कर लिया है. आवाज आने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? आवाज सही आ रही है? साउंड इंपॉर्टेंट है. ओके, विजिबिलिटी नहीं भी हो चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करके पढ़ाने वाला हूँ. तो स्क्रीन शेयर करूंगा, उसमें ब्राइटनेस अच्छी आएगी. डोंट वरी. विजिबिलिटी कम है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कम है तो. ऐसे कम है नहीं. और साउंड अगर अच्छे से आ रहा है तो जल्दी से सब मैसेज में लिखो यस. यस, गुड. चलो ठीक है. और हाँ, मेरी ऑनलाइन क्लासेस की एक कंडीशन है बच्चों. एटलीस्ट 5-10 मिनट के बाद आप सब बच्चे कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ मैसेज चैट बॉक्स में लिखते रहा करो, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि तुम लोग अवेयर हो. वरना क्लास मोबाइल चल रहा है वीडियो और तुम लोग सो गए. तो मुझे अपने प्रेजेंस को बताते रहो 5-10 मिनट में, ठीक है. कुछ भी, कुछ डाउट पूछो, यस लिखो, ओके लिखो, एनीथिंग, बट अवेयर रहना है, ठीक है. क्योंकि यहाँ मुझे किसी का भी फेस नहीं दिख रहा है, तो मुझे एक्सप्रेशन पता नहीं चल रहा है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. तो थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करना. ऑनलाइन का बिल्कुल सिस्टम अलग होता है क्लास से. क्लास में तो कैसे भी करो हम पकड़ लेते हैं पूरी क्लास में, क्लास बेंच पे कौन है, कॉर्नर में कौन डिस्टर्ब कर रहा है, बट यहाँ पे पता नहीं चलता. कृष्णा गोगरे, ओके, वेरी गुड. तुलजा, टोटल 9. ओके, सारे पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. ओके, सो स्टार्ट करें. कोई ऐसा भी है आप लोगों में से, वैसे सारे बच्चों का तो नाम से मैं जान रहा हूँ, जो मुझे नहीं जानता? कोई ऐसा भी बच्चा है जिसको मेरे इंट्रोडक्शन की जरूरत है? नहीं, चलो, किसी को मेरे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ. हाँ, अगर वैसे अभी मैं बिहार से क्लास ले रहा हूँ. बिहार में भी एक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है. ओके, मैं तुम लोग पूछते थे तो मैं बताता भी था कि मैं बिहार में औरंगाबाद से हूँ. तो फिलहाल वहीं से अपनी क्लासेस चल रही है. और चलो, हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं. अभी हम कुछ दिन डेमो क्लासेस रखे हैं और उसमें हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि हम क्या क्या कंटेंट पढ़ेंगे. और कुछ चैप्टर, जैसा कि आप लोग बोलेंगे, मैं कुछ चैप्टर स्टार्ट भी करूंगा, ठीक है. तो 10th में सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ स्टेट बोर्ड.
स्टेट बोर्ड कंटिन्यू चलता रहेगा जितने आपके बुक में दिए हुए हैं। इसलिए स्टेट बोर्ड पहले कराने के पीछे कारण है कि मैं इसी सिलेबस में आपको एनटीएससी का कंप्लीट स्टडी देने वाला हूँ। स्टडी मटेरियल भी आपको दूंगा, इवन प्रैक्टिस पेपर भी दूंगा। ऑब्जेक्टिव के कुछ मेरे पास कलेक्शंस है जो मैं आपके सीनियर्स को भी देता था सॉल्व करने के लिए, तो वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इवन उसके आंसर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट आपको ऐप पे मिल जाएंगे। अदरवाइज किसी को प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप में भी आप लोग पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब मुझे टाइम होगा मैं उसका आंसर करूंगा। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि ऑल्टरनेट अपनी क्लास होगी। मेरी क्लास होगी टीटीएस मतलब ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, और एमडब्ल्यूएफ क्लास होगी अमन सर की मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। अमन सर की क्लास 4 बजे से होगी, ठीक है। तो आपकी 3 दिन क्लास होगी 4 बजे से और 3 दिन क्लास होगी 5 बजे से। सबको टाइमिंग पता चल गई? यस और नो? टाइम सबको पता चल गया? जल्दी से मैसेज करो यस। बोलना नहीं पड़े मैसेज, तुम खुद से टाइप करते रहा करो। ज्यादा लिखने पे ध्यान मत देना। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, पूरी क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। आपके 5, हाँ, मेरी क्लास 5 बजे से है और अमन सर की क्लास 4 बजे से रहेगी। तो अभी के लिए नोट कर लो कि कल अमन सर की जो फर्स्ट क्लास होगी वो 4 बजे से होगी। इज इट क्लियर सबको? हाँ, ज्यादातर हम यहाँ कॉन्सेप्ट के लिए बैठे हैं, सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा, हर चीज बोल बोल के मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो ज्यादा सुनने पे ध्यान देना, ज्यादा बार बार लिखने की कोशिश मत करना, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डेड है, अब बाद में जाकर के वहां पे देखो, जो जो कंटेंट आपको मिस हो गया वहां पे लिख लेना। इज इट क्लियर? अब मैं पहले स्टेट बोर्ड क्यों पढ़ाऊंगा इस पे भी मैं बता देता हूँ कि नवंबर या दिसंबर में आपके एनटीएससी होने वाले हैं। अब जो एनटीएससी आपका एग्जाम होने वाला है उसमें क्लास 9-10 दोनों से पूछे जाते हैं। अब मैं तो पढ़ा रहा हूँ आप लोग को क्लास 10, 9th तो हम लोग पढ़ नहीं पाए थे किसी कारण से, कोरोना के कारण की वजह से, तो 9th आपको खुद से प्रिपेयर करना है। फिर भी अगर कुछ बच्चे चाहते हैं तो 9th की मेरी बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर कुछ बच्चे चाहते हैं तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। इज इट क्लियर? उसमें उसकी टाइमिंग का उनका शेड्यूल थोड़ा सा अलग है उन बच्चों का। तुम लोग का बिल्कुल सिंपल सा शेड्यूल, उनका शेड्यूल थोड़ा सा अलग है। अगर किसी को पढ़ना हो तो मुझे कॉल करके मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकता है। मैं अभी 9th के बारे में बताने के लिए नहीं बैठा हूँ। क्लास 10th का पूछा जाता है लगभग 70% सिलेबस और 30% आता है क्लास 9th से। एनटीएससी में टोटल 13 क्वेश्चन आएंगे, 1-3। इसमें से 9 होते हैं, लगभग 8 या 9 होते हैं क्लास 10th से और 3 या 4 होते हैं क्लास 9 से। एनटीएससी से भी तो जो एनटीएससी में सिलेबस आता है ना वो आता है अपने स्टेट बोर्ड का, कंप्लीट स्टेट बोर्ड। सीबीएसई से कुछ भी नहीं आता। इवन जो उनके 13 क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपके बुक के ही किसी न किसी लाइन में होते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि खुद से तैयारी करना ना, तो बिना मेरी हेल्प के आप लोग खुद से तैयारी कर सकते हो घर पे बैठे। कुछ नहीं करना, बुक में उठाओ, लाइन बाय लाइन सेल्फ स्टडी कर जाओ। हर फॉर्मूला पता होना चाहिए, हर यूनिट पता होना चाहिए, हर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और सब बुक में दिया हुआ है। अगर आप खुद से भी पढ़ते हो ना बुक में सेल्फ स्टडी, तो आप अकेले तैयारी कर सकते हो, आपको मेरी भी जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? मैं बस रहूंगा तो थोड़ा सा बस प्रॉपर एक गाइडेंस आपको दे सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। तो एनटीए से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको भी पता है कि जब हम स्टार्टिंग में उस्मानाबाद में आते, फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र में पढ़ा रहे थे, तब हमने 3 सिलेक्शन दिए थे। फिजिक्स में तीनों ही बच्चों के आउट ऑफ थे मार्क्स, मतलब 13 आउट ऑफ 13 थे। सेकेंड टाइम में 10 या 11 बच्चों के हुए, ठीक है। इस बार का तो रिजल्ट ही हमें पता नहीं है कि आया रिजल्ट, किसी का हुआ नहीं हुआ हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ 1 महीने की क्लास लिए थे, ठीक है। नवंबर में सिर्फ क्लास हमने 1 महीने का लिया था और दिसंबर में एग्जाम था, तो 1 महीने में कितना पढ़ा पाते हैं। और वो भी हर दिन मात्र 1 घंटे की क्लास थी, तो 1 घंटे में फिजिक्स कैसे कंप्लीट होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चैप्टर बताने वाला हूँ अपना क्लास 10th का जो चैप्टर है वो है एक ग्रेविटेशन। मैं जल्दी से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और वहाँ पे मैं नोट कराते जा रहा हूँ चैप्टर। अगर कोई चैप्टर मिसिंग हो तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखना कि सर आप ये चैप्टर भी पढ़ाओ, हमें ये चैप्टर भी पढ़ना है। आपको एक्स्ट्रा जो भी पढ़ना है वो सब मुझे आज ही बता देना, ठीक है। तो मैं जल्दी से स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आ ही नहीं रहा है, वेट।
देखो, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सिलेबस। देख लो ये सिलेबस क्या होने वाला है। आप लोगों के लिए डेमो क्लास होगा, मेरी क्लास आज से शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये चीज़ें जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ मैं रिपीट करूँगा, मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो जिनको डेमो के बाद छोड़ना वो छोड़ भी सकते हैं, जिनको कंटिन्यू करना है उनको आज से ही कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो क्लास 10th सिलेबस में अब सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। बाकी मैं आप लोगों से भी पूछूंगा कि आप लोग पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, आपकी जो मेजॉरिटी होगी वही मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बाद जो चैप्टर है वो है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है तो जल्दी से मैसेज कर दो। स्क्रीन सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? प्लीज मैसेज यस लिख दो। एक व्हाइट स्क्रीन होगा उसमें मैं कुछ लिख रहा हूँ। हाँ, सबको दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में लिखना। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो हम थोड़ा सा लाइट पे चले जाते हैं। लाइट के टोटल 2 चैप्टर है। एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का एक और चैप्टर मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोगों को पता है क्या? वैसे मेरे पास बुक है, मैं बुक में देख लेता। इसी के कुछ इफेक्ट्स हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ह्यूमन आई करके चैप्टर है, जिसमें ह्यूमन आई के बारे में होगा और टेलीस्कोप के बारे में होगा, माइक्रोस्कोप के बारे में होगा, डिफेक्ट ऑफ आई होगा, ये सारी चीजें हैं। आई, हाँ वही ह्यूमन आई से रिलेटेड चैप्टर है। लेंसेज, ओके, हाँ तो यही लेंस है। लेंस में ही ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है, लेंसेज, वेरी गुड। थोड़ा सा चैप्टर का नाम मुझे हेडिंग बस याद नहीं आ रहा था। ह्यूमन आई के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे हीट। इतने ही चैप्टर है ना, या और कोई चैप्टर है? आप लोग बता सकते हो क्या और कोई चैप्टर है? जल्दी से मैसेज करो। एक और है स्पेस मिशन। हालांकि स्पेस मिशन से क्वेश्चन कई बार तो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी चलो हम पढ़ लेंगे। इसमें कुछ न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है। इसमें एक टॉपिक में न्यूमेरिकल है जरूर, लेकिन वो टॉपिक मैं आपको ग्रेविटेशन में ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। एक टॉपिक है स्पेस मिशन में जिसका नाम है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल स्पीड। आपके टेक्स्ट बुक में वो दिया हुआ है स्पेस मिशन में, बट मैं उसको पढ़ाता हूँ ग्रेविटेशन में। क्या और कोई चैप्टर है जो आपको पढ़ना है? इतना चलेगा अपना स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड की इतना ही कंटेंट है। इतना पढ़ने के बाद आपका बोर्ड अच्छे से तैयार हो जाएगा 100%, और एनटीएससी भी आपका 100% तैयार हो जाएगा। लगभग ये जाने में 3 महीने का, लगभग 3-3.5 महीने का टाइम जाएगा ये सिलेबस होने में। इसके बाद क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला है कि मैं फाउंडेशन भी पढ़ाऊंगा, इवन आपकी क्लास 11-12 की मैं तैयारी कराऊंगा, तो फाउंडेशन पढ़ने के लिए सीबीएसई के कुछ चैप्टर और इसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा। जैसे, सुनते जाना, जैसे ये जो दोनों ऑप्टिक्स का चैप्टर है ना, ये दोनों लाइट का चैप्टर है। अब लाइट में टोटल 2 फिनोमेना होते हैं। मैंने क्लास में, आप सब बच्चे मुझसे पढ़े हैं तो आप सबको पता होगा कि लाइट के हम लगभग 2 पार्ट के बारे में बार बार डिस्कस करते हैं। एक बात करते हैं रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, जिसमें मिरर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और एक पार्ट होता है रिफ्रैक्शन, जिसके बारे में हमें ये, तो हमारे जो क्लास 10th में है ना वो ये वाला पार्ट है, और जो क्लास 9th में था वो ये था। बट सीबीएसई बोर्ड में ये क्लास 10th में भी है, तो मैं आपको ये वाला चैप्टर भी पढ़ाने वाला हूँ। इज इट क्लियर? तो इससे आपका फाउंडेशन पूरा स्ट्रॉन्ग, और क्लास 9th की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो मैं एक जो चैप्टर ऐड करने वाला हूँ वो ऐड करने वाला हूँ रिफ्लेक्शन। ये स्टेट बोर्ड होने के बाद मैं आप सारे बच्चों से पूछूंगा, स्टेट बोर्ड हो चुका है, अब ऑप्शनल है, आप चाहो तो आगे का फाउंडेशन तैयारी कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो क्लास छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री है, सब इंक्लूड है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन एंड मिरर ये भी मैं पढ़ाऊंगा। और इसके बाद और कुछ चैप्टर रह गया है क्या? एक चैप्टर और रह गया जो मैं पढ़ाऊंगा। इवन अभी जब अपनी बैच स्टार्ट हुई थी बंसल की, तो वहां पे मैंने पढ़ाया भी था इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअल में ये जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिसिटी के 2 पार्ट है। जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके एक्चुअल में 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको 9th में पढ़ना है और सेकंड पार्ट आपको 10th में पढ़ना है।
जो आपको अभी मैंने क्लास में पढ़ाया था ना, 1 मंथ क्लास लगी थी और मैंने उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था, जिसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, रेसिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें थी। वो सारी चीजें आ जाती है फर्स्ट पार्ट में जो आपने 9th में पढ़ा था। बट सीबीएसई बोर्ड में वो चीजें 10th में भी है, तो मैं आपको ये वाला पार्ट भी पढ़ाऊंगा। सेकंड पार्ट तो है ही है, सेकंड पार्ट तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ स्टेट बोर्ड में। जो 9th वाला पार्ट है वो एज अ फाउंडेशन में आपको 10th में पढ़ाने वाला हूँ। तो ये आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं इलेक्ट्रिसिटी। और आप लोग ये दोनों चैप्टर पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फास्ट भी मैं कराऊंगा, इसके मैं नोट्स दूंगा और इजिली मैं सारे कॉन्सेप्ट जितने हो पाएंगे बता दूंगा। और कोई चैप्टर आपको पढ़ना है तो मुझे बता दो, मैं इसको नोट कर लूंगा। और कोई चैप्टर आपको पढ़ना है, सारे बच्चे मैसेज कर सकते हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट मैं उसको ऐड कर लूंगा। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, जल्दी से मैसेज करो सब। सो रहे हो क्या सब? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, अब बेटा ये कंप्लीटली 9th में आ जाता है, ये चैप्टर भी बहुत वो है, और आप लोग 9th में ऑलरेडी ये पढ़े होंगे। एनर्जी ये भी कंप्लीट 9th का आ जाता है। तो 10th के फाउंडेशन में इतना ही है बेटा, मैंने ऑलरेडी दो ऐड किए। ठीक है, अगर लास्ट में देखेंगे अगर होगा तो चलो मैं इसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ। एक्चुअली अजय आपने लिखा है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, बट एक्चुअल में मोशन की मैंने आपको पढ़ाया था, कुछ दिन ही मैंने क्लास लिया था, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। मोशन में 2 चैप्टर होते हैं, एक होता है मोशन, एक होता है लॉज ऑफ मोशन। अब आपने लॉज ऑफ मोशन बता दिया, लेकिन सिर्फ लॉज ऑफ मोशन पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। लॉज ऑफ मोशन पढ़ाने के लिए मुझे मोशन भी पढ़ाना होगा। और अभी जो मैंने 9th का बैच स्टार्ट किया है वो मोशन स्टार्ट है। अगर आप चाहो तो आप वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर वो ज्वाइन करना है तो आप फोन करके मुझसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। यहाँ पर मैं 9th के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। ओके अजय, अगर आप कॉन्सेप्ट चाहते हो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। और एनर्जी, एनर्जी भी क्लास 9th का टॉपिक है सारंग, ठीक है। बट इस बहुत छोटा चैप्टर है तो इसके बारे में मैं पढ़ा सकता हूँ। चलो मैं इसको भी इंक्लूड कर देता हूँ, इसका भी मैं पूरा शॉर्ट में पूरा का पूरा एनर्जी आपको समझा दूंगा। बट मेरा सजेशन है कि आप लोग अगर ये करना हो तो आप क्लास 9th को ज्वाइन कर सकते हो टाइमिंग में। तो ओके, ये आपका सिलेबस है। सब लोग सेटिस्फाई हो इतने सिलेबस से? अगर आप सभी सेटिस्फाई हो तो जल्दी से मैसेज लिख दो, यस इतने चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। यस प्राची, गुड गुड। फिर भी अगर कोई और टॉपिक ऐड हो जाता है, इवन मान लो कि आप लोग का तो बीच बीच में सिलेबस भी चेंज हो जाता है कई बार, मैंने 2-3 साल पढ़ा के देखा। 10th में तो नहीं हुआ था, बट 11-12 का सिलेबस कई बार बीच में चेंज हो जाता है, कुछ चैप्टर इंक्लूड कर दिया जाता है, कुछ एक्सक्लूड कर, बुक बार बार चेंज हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ नई चीजें ऐड होती है तो मैं उसको भी इंक्लूड करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा चैप्टर पढ़े आप लोग बताओ? पहले मैं स्टेट बोर्ड पढ़ाऊंगा, ठीक है। मुझे पता है ज्यादातर बच्चे स्टेट बोर्ड पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो मैं सबसे पहले स्टेट बोर्ड के जो चैप्टर है 3, 2, 5 चैप्टर लेफ्ट साइड में जो आपको चैप्टर दिख रहा है उनमें से कोई एक चैप्टर बताओ जो मैं पहले स्टार्ट करूं। जल्दी से मैसेज करो सारे बच्चे। कोई मैसेज नहीं आ रहा है। स्नेहा यस, भक्ति यस, प्राची यस, ठीक है। ग्रेविटेशन, तुलजा ने बताइए इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तुलजा आपको इफेक्ट पढ़ना है, ठीक है। और ग्रेविटेशन कृष्णा, भक्ति, ओ ग्रेविटेशन का तो वोट ज्यादा हो गया। कृष्णा, भक्ति, सारंग, प्राची, ओके। स्नेहा गरग, आपने भी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो आप लोग, मैं 2 मिनट कुछ बोलूंगा, इसके बाद आप लोग डिसाइड करो। देखो वैसे ग्रेविटेशन का वोट ज्यादा है तो प्रेफरेंस ग्रेविटेशन को जा रहा है। देखो ग्रेविटेशन क्या है, एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इंडिपेंडेंट, उनको किसी से लिंक्ड नहीं है। बट जो आपका इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो लिंक्ड है किससे? क्लास 9th के इलेक्ट्रिसिटी से। जो क्लास 9th वाला मैंने टॉपिक बोला ना, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेसिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इससे रिलेट करता है। तो अगर आपको 9th वाला तुरंत आप पढ़ के आए हो, सब याद है, तो बोल सकते हो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा दूंगा। अदरवाइज ग्रेविटेशन कौन सा करना है आप लोगों को? वोट ज्यादा ग्रेविटेशन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अमित भी बोल रहा है। कौन सा करूं मैं?
आपके स्कूल में कौन सा स्टार्ट हुआ है? स्कूल में तो क्लास लग रही होगी ना? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये बता रहे हो या फिर मेरे से डिमांड कर रहे हो? ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फर्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन, तो मेरा भी मानना है कि ग्रेविटेशन ही हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो वोट बराबर पड़ा है दोनों को, बट क्या बोलते हो, ग्रेविटेशन स्टार्ट करें? अच्छे कॉन्सेप्ट जैसे हर्षवर्धन भी बोल दिया, चलो अब तो काफी बच्चे बोल दिए हैं। टॉस, बेटा मेरे पास कुछ टॉस का तो है नहीं। एक ये राइटिंग टैब है, इस पे रिस्क ले नहीं सकता मैं, टूट जाएगा। कोई एक और बच्चा, बच्चे तो टोटल ऑड हैं, स्टूडेंट्स टोटल ऑड हैं, तो आप लोग का आंसर सिमिलर कैसे आ रहा है? चलो ठीक है, अब मैं इसमें टॉस कर देता हूँ। ऑर्डर वाइज पहले ग्रेविटेशन है, बुक में पहला चैप्टर ग्रेविटेशन है। हो सकता है कि स्कूल में जो पहला टेस्ट हो वो भी ग्रेविटेशन का हो, स्कूल में भी ग्रेविटेशन चल रहा है, तो बेटर है कि हम ग्रेविटेशन पढ़ते चलें। ओके, तो मैंने फाइनलाइज कर दिया। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ग्रेविटेशन। ओके, सब लोग जल्दी से मैसेज लिख दो। ओके, कोई साइलेंट नहीं रहेगा, एक्टिव रहना है यहाँ पे। हाँ, एक्सप्रेशन किसी का नहीं दिख रहा है, एकदम एक्टिव रहो। राइटिंग सबको समझ में आ रही है? थोड़ा सा टैब पे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट धीरे धीरे वो प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ में आ रहा है सबको राइटिंग? ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैं रिपीट कर दूंगा। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, देखो ग्रेविटेशन हम क्या क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं ये मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो ग्रेविटेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। हेडिंग लिख लो, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद आप लोग पढ़ सकते हैं ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट में। आपको पहला टॉपिक तो यही पढ़ाऊंगा, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसके बाद केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बाद जो हमारा टॉपिक आने वाला है, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद जो चैप्टर हमारा आने वाला है टॉपिक, वो आएगा, कोई बता सकता है? बुक है किसी के पास? आप लोग बुक में पॉइंट देख देकर मुझे बता दो। आप लोग चैट बॉक्स में लिखो। और इसके बाद कौन सा टॉपिक है? इसके बाद होगा वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बाद मास एंड वेट का भी ये कॉन्सेप्ट था, मास एंड वेट बताते चलो, आप लोग बुक में दिया हुआ होगा रेड कलर से। फ्री फॉल, सेंट्रीपिटल, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, सर्कुलर मोशन में पूरा पढ़ाऊंगा। सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन का एक छोटा सा पार्ट है, तो मैं पूरा सर्कुलर मोशन आपको पढ़ा दूंगा, है ना। ये पहले आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। चलो इधर लिख लेता हूँ क्या फर्क पड़ता है। सर्कुलर मोशन, इसको मैं स्टार्ट में ही पढ़ाऊंगा। सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरिएशन इन, हाँ वो तो जी में ही सब आ जाएगा ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें वेरिएशन, कॉन्सेप्ट, फार्मूला, न्यूमेरिकल सारी चीजें इसी में आ जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें वेरिएशन आता है, जैसे इक्वेटर पे अलग हो जाती है जी की वैल्यू, क्यों अलग होती है, मैं सारी चीजें बताऊंगा। पोल पे अलग हो जाती है, स्पेस में जाते अलग हो जाती है, मून पे अलग हो जाता है, और इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद सर्कुलर मोशन के बाद कोई बताएगा नेक्स्ट टॉपिक? स्केप वेलोसिटी। वेरी गुड। स्केप वेलोसिटी के पहले मैं टॉपिक और लिखना चाहता हूं, वो टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये आपके टेक्स्ट बुक में स्पेस मिशन में दिया हुआ है ये टॉपिक। ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसी को क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहते हैं।
क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक ये टॉपिक इंक्लूड है स्पेस मिशन में, स्पेस मिशन, बट मैं यहीं पे पढ़ा दूंगा आपको। ऑर्बिटल स्पीड के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्केप स्पीड, स्केप स्पीड। इसके बाद सॉरी स्केप स्पीड के बाद आएगा फ्री फॉल। ओके, फ्री फॉल पहले ही आएगा, चलो ठीक है, ये एक मिस हो गया। फ्री फॉल, फ्री फॉल में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं, और न्यूमेरिकल ही बच्चों को टफ लगता है। ओके, और कोई टॉपिक का नाम बताओ जो आप लोग पढ़ना चाहते हो। पोटेंशियल ग्रेविटेशन, हाँ, पोटेंशियल ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। ये तो बहुत शॉर्ट में दिया, एक्चुअल में बहुत बड़ा टॉपिक है, बस ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए इसने दे दिया है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओके। और कोई टॉपिक, और कोई टॉपिक? नो, चलो ठीक है। इसके बाद ना टोटल हम एक्सरसाइज करेंगे, और उस एक्सरसाइज में टोटल न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। अगर फाउंडेशन की तैयारी के लिए भी देखा जाए ना, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, आप लोग तो स्टेट बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड को ये ग्रेविटेशन चैप्टर 9th क्लास में ही पढ़ना है। अगर कोई बच्चा सीबीएसई का होता तो वो ये 9th में ऑलरेडी पढ़ के आया होता, पर सीबीएसई में भी इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं है। मतलब अगर आपने पढ़ लिया तो समझो कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया। इवन क्लास 11th में भी बोला जाए ना, क्लास 11th में भी टॉपिक इतने ही है, बस क्या है, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना, इसका डेरिवेशन है, इससे रिलेटेड 8-10 न्यूमेरिकल्स हैं, और ये जो वेरिएशन ऑफ जी है, इससे रिलेटेड बहुत सारे इसके अंदर इसको डिराइव करके 3-3 4-4 डेरिवेशन आ गए हैं। अदरवाइज 11th में भी इतना ही पढ़ना है, टॉपिक कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बस 3-4 डेरिवेशन आ जाती है। इज इट क्लियर? ये अपने कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लगभग एक एक चैप्टर आपका 2-2 3-3 वीक चल सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। 3 क्लास इन अ वीक है तो इस तरीके से चलेगा, लगभग एक एक 2-2 टॉपिक एक क्लास में आपका होता जाएगा। सिलेबस सबको समझ में आ गया? सभी लोग क्लास में ध्यान से बैठे हो, जल्दी से मैसेज करो यस सर। इसके बाद मैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन स्टार्ट करूंगा। यस, गुड, यस, वेरी गुड। चलो, मैसेज भी ना 1 2 3 4 5 6, ओके, सारे बच्चे नहीं करते, 2-3 लेजी बच्चे बैठे हुए रहते हैं। थोड़ी सी एक्टिविटी आपको दिखानी है। कितने मंथ लेने वाले हैं सर क्लास? बेटा ये तो फुल सिलेबस पढ़ाना है ना मुझे, ठीक है। मैंने स्टेट बोर्ड को मैंने 3 मंथ का टारगेट किया है। हाँ, मैं थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस कर दूं कि आपको पूरा साल कैसे चलेगा शेड्यूल। 3 मंथ में आपका लगभग फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही, मैंने केमिस्ट्री के सर से भी डिस्कस किया, उन्होंने भी कहा कि लगभग 3.5 मंथ चलेगा। और थोड़ा सा फाउंडेशन का हम कुछ टॉपिक ऐड कर दिए, उनको थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि आप 9th में पढ़ चुके हो, तो उन चीज़ों को थोड़ा फास्ट कराएंगे, तो भी मिला के आपके लगभग 4 महीने क्लास चलेगी, इससे ज़्यादा तो नहीं चलेगी। तो लगभग क्लास आपकी अक्टूबर लास्ट नवंबर तक कंप्लीट होगी। इसके बाद जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं होते, मंथ में आपको एक मॉडल पेपर मिलेगा। साइंस 1 जो पेपर होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मिक्स, ये मंथ में आपका एक फाइनल टेस्ट पेपर होगा, और आपको पूरा आंसर करके उसका एक कंप्लीट पीडीएफ फॉर्म उसको कन्वर्ट करके आपको हमें भेजना है। हम आपका लाइन बाय लाइन अच्छे से उनको मार्किंग करेंगे, देखेंगे कहाँ क्या कमी है, कुछ कमी हो तो हम इंडिविजुअली एक एक बच्चे को फोन करके बताएंगे। सबको समझ में आ गया होगा हर महीने। और जब भी आपका फाइनल एग्जाम होगा, मतलब क्लास 10 का जो फाइनल एग्जाम होगा, उससे 1 वीक पहले, एक हफ्ते का एक हम क्रैश कोर्स ऐसे ही लाइव स्टार्ट करेंगे, और वो सिर्फ डाउट के लिए होगा, वो कंप्लीटली ऑप्शनल होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप आकर के मुझसे पूछो। एक हफ्ते, 3 दिन मैं रहूंगा, 3 दिन अमन सर, हम लोग बैठ के आपके सामने डाउट सॉल्विंग करेंगे। ऑप्शनल है, आपको आना हो आओ, नहीं अटेंड करना है कोई बात नहीं, वो बिल्कुल ऐसे ही था, फ्री है ना। तो 1 वीक का हम वहां भी आपको टाइम दे रहे हैं। हर मंथ आपको पेपर मिलेगा, और लगभग 4 महीने से ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, किसी भी कंडीशन में। तो 4 महीने में आपका हम कंप्लीट करा देंगे सिलेबस। बेटा कृष्णा मैं ऑलरेडी मैसेज कर चुका हूँ। फीस टोटल आपकी फिजिक्स की है 4000, केमिस्ट्री की भी है 4000। ओके, अच्छा आपके ग्रुप में मैंने मैसेज नहीं किया था क्या? सॉरी, मुझे याद नहीं है। टोटल 2 ग्रुप हैं स्टूडेंट्स के, तो मैंने शायद
दूसरे वाले बैच में कर दिया था, फर्स्ट वाले बैच में नहीं किया था। चलो ठीक है, यहाँ तक सब कुछ कंप्लीट हो गया। हम आगे क्या क्या करने वाले हैं पूरी जर्नी हमें पता चल गई। तो अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। देखो ग्रेविटेशन क्या होता है। पहली चीज ना कि ग्रेविटेशन को लेकर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के दिमाग में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है। हालांकि वो बहुत बड़ी गलती नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मिसकंसेप्शन होता है। आपके दिमाग में भी होगा। अगर आपके दिमाग में मिसकंसेप्शन नहीं है, इसका मतलब मैंने आपको कभी ना कभी बताया होगा। अदरवाइज जिनको, जो मेरे स्टूडेंट जितनी बार भी मिले हैं, जिनको मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाया हूँ ना, हर बच्चों के दिमाग में ग्रेविटेशन को लेकर के डाउट होता है। ठीक है, उनको ये पता नहीं होता कि ग्रेविटेशन होता क्या है। जब मैं क्लास में फर्स्ट टाइम पढ़ाता हूँ, हो सकता है आप लोगों को मैंने पहले बताया हो, अगर मैं ग्रेविटेशन सबसे पहले पढ़ाता हूँ और बच्चों से पूछता हूँ कि बताओ ग्रेविटेशन क्या होता है, या ग्रेविटेशन का कोई मुझे एग्जाम्पल बताओ, तो बच्चे पता एक ही चीज बोलते हैं, सर वो अर्थ किसी चीज को नीचे खींचता है ना, उससे हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। मुझे बार बार यही सुनने को मिलता है, 99% केस में यही सुनने को मिलता है। आप लोग को भी यही पता है क्या? आप लोग यही जानते होंगे ना कि अर्थ किसी चीज को नीचे खींचता है, इसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। नो ओके, तो फिर मैंने आपको जरूर बताया होगा, राइट? मैंने बताया है क्या? नो मैंने भी नहीं बताया। हाँ मैंने बताया है। ओके प्राची, थैंक यू, गुड। तो अमित नो लिख रहा है। तो क्या होता है कि ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन एक तरह की हम प्रॉपर्टी कह सकते हैं और इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं। ये इस यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडी के बीच में लगने वाला एक फोर्स होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाता है, ये मेरा टैब है, ये मेरा पेन है, इनके बीच में भी ना एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर मेरे पास एक नोटबुक है, मोबाइल है, तो इसके बीच में भी क्या लगता है? फोर्स लग रहा है। मैं और लैपटॉप को, हमारे बीच में भी एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो बात यह आ रही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। अब जो ये अर्थ वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्या चक्कर है ना? तो अर्थ की बात जहां पे आती है, तो वहां पर ये आता है कि ग्रेविटी, आपने टर्म सुना होगा, ग्रेविटी नाम की एक मूवी भी आई थी 2009 या 10 में, है ना? आपने देखा भी होगा ग्रेविटी मूवी। खैर हमें मूवी से नहीं लेना देना है, मैं बस नाम के लिए बताया। जो ग्रेविटी होती है ना, अर्थ जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचता है, वो कहलाती है ग्रेविटी। इज इट क्लियर? ग्रेविटी इज ऑल्सो अ ग्रेविटेशन। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्यों? वही क्योंकि जब अर्थ किसी चीज को नीचे खींचता है, इसका मतलब है कि वहां पर, मैं फिगर्स इसको बताता हूँ क्योंकि क्लास में मैं बोर्ड 3 चीजों को बताता हूँ। देखो ग्रेविटेशन क्या होता है, कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी, इसके बीच में लगने वाला फोर्स होता है। ए बी के ऊपर फोर्स लगाता है, बी ए के ऊपर फोर्स लगाता है, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। आप लोग फिगर ड्रॉ कर लेना, ग्रेविटेशन। और अगर एक अर्थ, अब ये अर्थ ये बहुत बड़ा, और एक ऑब्जेक्ट, अर्थ इसको नीचे खींच रहा है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ बस इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। सच तो ये है कि ऑब्जेक्ट भी अर्थ को खींच रहा है, बट ये पॉसिबल है क्या? ये बहुत छोटा है, बहुत कम पावर का है, तो इसको खींच रहा है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर अर्थ और एक बॉल है, ये सपोज एक बॉल है, इनके बीच में फोर्स लग रहा है, तो इसे हम कहेंगे ग्रेविटी। अब हमने बोला कि हम ग्रेविटी को ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं भाई, क्या कारण है? वो इसलिए कह सकते हैं कि अर्थ भी तो एक ऑब्जेक्ट है, बॉल भी एक ऑब्जेक्ट है, और मैंने बोला कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स को ग्रेविटेशन कहते हैं। तो अगर हम ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स को ग्रेविटेशन कह रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि अर्थ और बॉल के बीच में लगने वाले फोर्स को भी हम ग्रेविटेशन कह सकते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन कह सकते हैं। तो जो बच्चे आंसर करते हैं कि सर अर्थ किस चीज को खींचता है, इसे ग्रेविटेशन कहते हैं, वो कंप्लीटली गलत नहीं है, बट वो कंप्लीटली सही भी नहीं है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। ये किसी भी दो यूनिवर्स के बीच, यूनिवर्स के किसी भी दो बॉडी के बीच में लगता है, चाहे वो बॉडी बहुत छोटा हो, चाहे वो बॉडी बहुत बड़ा हो। ठीक है, इवन दो प्लैनेट के बीच में भी लगेगा, दो स्टार के बीच में भी ग्रेविटी लग सकता है। ठीक है,
और छोटे से टाइनी पार्टिकल्स के बीच में तो लगेगा ही। इवन कहा जाए ना तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनके बीच में भी लगता है, लेकिन वो बात अलग है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में बहुत सारे फोर्स लगते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स भी होता है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। मैं तुम्हें बता दूं कि इस यूनिवर्स में जितने भी फंडामेंटल फोर्स होते हैं, जितने भी फोर्स होते हैं, उनमें से ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक होता है, वीकेस्ट फोर्स। इससे वीक कोई नहीं होता। अब कहोगे सर इतना वीक कैसे है, अर्थ किसी चीज को खींच ले रहा है तो बहुत पावरफुल है। तो हाँ, अर्थ के केस में देखो तो तुम्हें ग्रेविटेशन पावरफुल दिखेगा, बट यहाँ सोचो ना, मेरे और लैपटॉप के बीच में जो फोर्स लग रहा है, क्या तुम्हें फील हो रहा है? तुम लोग खुद अपने मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठे हो, तुम्हारे फेस और मोबाइल स्क्रीन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि मेरे फेस को मोबाइल खींच रहा है या मैं मोबाइल को खींच रहा हूँ? तुम्हें ऐसा फील हो रहा है? नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? क्यों नहीं हो रहा है भाई? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है। अब बोलोगे सर कैसे नेग्लिजिबल, कैसे हम कैसे मान ले? ये तुम लोग बोल सकते हो कैसे नेग्लिजिबल है। तो ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। जब मैंने आपको जो इंडेक्स लिखवाया है उसमें मैंने टॉपिक लिखवाया है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखवाया है। जब वो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना कम होता है। इज इट क्लियर? वहां पे मैं कैलकुलेट करके वैल्यू आपके सामने दूंगा और आपसे पूछूंगा ये बताओ विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट अगर प्रायोरिटी वाइज बोला जाए तो वीक न्यूक्लियर फोर्स को हम कह सकते हैं। बट ओवरऑल अगर कोई पूछे कि कौन सा फोर्स सबसे पावरफुल होता है, सो न्यूक्लियर फोर्स। इज इट ओके हर्षवर्धन? गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप सबके दिमाग में आना चाहिए था कि जब सर ने वीक बोला तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा। बहुत अच्छी बात है। इस तरह क्वेश्चन आप डाउट सभी पूछ सकते हैं, पूछते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपडेट रहो बस, कुछ नहीं तो बस एस लिख दिया करो, ठीक है। एस के मतलब ओके, कुछ भी लिखते चला करो, बट लिखते जाना सबको। मुझे सारे बच्चों के नाम बार बार दिखने चाहिए स्क्रीन पे। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। इसीलिए जब हम कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। लगता है फोर्स बट हम उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। फिर बोलोगे कि सर अर्थ वाला क्यों हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, हम हवा में उछलते तो नीचे क्यों गिरते हैं, हमें तो फील होता है कि अर्थ हमें खींच रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो जब मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पे सेम चीज वहां पर भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं एक अर्थ लूंगा और एक बॉल लूंगा, ठीक है, और उन दोनों के बीच के फोर्स को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। और जब कैलकुलेट करने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा बताओ ये वैल्यू कम है कि ज्यादा, तुम लोग बोले सर ये तो फोर्स बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा है इसलिए तो अर्थ हमें खींच पा रहा है, ठीक है। तो अर्थ वाला केस अलग हो जाता है, अर्थ बहुत 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 बड़ा है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स नॉर्मल ऑब्जेक्ट के बीच में फील नहीं होता क्योंकि नेग्लिजिबल है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट बहुत 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 बड़ा हो जाए ना, हाईली मैग्नीफाइड हो जाए, उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाता है। आई थिंक ग्रेविटेशनल फोर्स का इतना ही कॉन्सेप्ट था जो आपको दिमाग में सेट करके रखना है। समझ में आया सबको? यस और नो? सारे लोग मैसेज कर दो यस यस। ओके गुड। अजय आपको समझ में आ रहा है? मैं स्पेशली अजय से पूछ रहा हूँ। ठीक है चलो। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा सा और इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल्स की। तो ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटेशन मुझे लगता है कि आप लोग में हर बच्चे थोड़ा सा फैमिलियर तो जरूर होंगे। अगर अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशन, मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशन, सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो वैसे तो वो ग्रेविटी है, बट उसको भी हम कह सकते हैं ग्रेविटेशन। सो विदाउट ग्रेविटेशन क्या लाइफ पॉसिबल है? नहीं है। इवन मैं जो आप लोग टाइड्स पता होगा है ना, टाइडल एनर्जी मैंने खुद आपको पढ़ाया है क्लास 8th में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो टाइडल एनर्जी के टाइम में भी मैंने ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। तो जो टाइड्स बनते हैं, ठीक है, तो टाइड्स में भी ग्रेविटेशन का ही रोल होता है, ठीक है। अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से हाई टाइड्स और लो टाइड्स बनते हैं। मैं सबको रिलेट कर रहा हूँ, है ना। ये सारी चीजें ग्रेविटेशन की वजह से होती है।
तो ग्रेविटेशन का इतना एग्जाम्पल काफी है, और कुछ देना और कुछ सुनना चाहते हो? इतना काफी है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने बता ही दिया, अर्थ पे कहाँ कहाँ होता है, वीक होता है स्ट्रांग होता है ये मैंने पूरा बता दिया, वो क्या होता है मैंने ये बता दिया, किसी भी दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स होता है मैंने ये भी बता दिया, अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डिफिनीशन एक बार रिपीट कर देता हूँ, चाहो तो वीडियो बाद में जो डाउनलोडेड है उसमें कर सकते हो, या फिर फास्ट लिखना चाहो तो अभी भी लिख सकते हो। Gravitation or force of gravitation is the force between any two objects in the universe. That's it. And gravity or force of gravity is the force between Earth and any object. Is it clear? Earth and any object. मतलब ग्रेविटी में अर्थ होगा, ग्रेविटी में अर्थ होगा, ये कंपलसरी है, एक अर्थ और दूसरा कुछ भी। सो वी कैन से दैट कि gravity is the special case, gravity is the special case of gravitation। सॉरी वेट, मैं एक बार मैसेज देख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा लिख रहा हूँ। ग्रेविटी एक तरह का ग्रेविटेशन ही होता है, ठीक है, लेकिन हर ग्रेविटेशन ग्रेविटी नहीं होता है, ठीक है। हम लोगों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अर्थ के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, हम उसको ग्रेविटी थोड़ी बोल सकते। एवरी ग्रेविटी इज ग्रेविटेशन, बट इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। ग्रेविटेशन का इतना ही कॉन्सेप्ट है। एक बार आप अपने टेक्स्ट बुक को भी रीड करना, जो उसका फ्रंट पेज है। सेल्फ स्टडी की आदत, एनटीएससी चाहते हो, ठीक है, मुझे पता है हर बच्चा नहीं चाह रहा होगा, लेकिन अगर 2-4 बच्चे भी एनटीएससी क्वालिफाई करना चाहते हो तो सेल्फ रीडिंग वाली आदत डालो। मैं फिजिक्स की गारंटी लेता हूँ, ठीक है, कि मेरे पढ़ाने के बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, इवन लास्ट 2-3 सालों में, ठीक है। स्टार्टिंग में तो मैं भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता था जब मैं फर्स्ट टाइम उस्मानाबाद में पढ़ा रहा था, क्योंकि उसके पहले राजस्थान में बच्चे स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे, बट महाराष्ट्र में मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा था, और कई चैप्टर नए थे, जैसे हीट किसी और स्टेट में नहीं पढ़ना, सिर्फ आपके महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ना है, सीबीएसई वालों को भी नहीं पढ़ना। तो मुझे फर्स्ट टाइम पढ़ा, तो मुझे ये ट्रस्ट नहीं था कि शायद मेरे पढ़ाई कंटेंट में से आएगा कि नहीं आएगा, बट मेरे पढ़ाई कंटेंट में से आया था, ठीक है। उसी तरीके से तो अब तो और 2-3-4 साल में मैंने और काफी कुछ उसके क्वेश्चन और कुछ ट्रिक, किस तरीके से उनका क्या पैटर्न होता मैंने डिसाइड किया। तो नोट्स के बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। एक ही चीज मैंने अपना एक्सपीरियंस से सीखा है, सेल्फ स्टडी। अगर आपने सेल्फ स्टडी किया ना, जैसे फिजिक्स में 5 चैप्टर है, आप एक बार रीड कर जाओ, तो कम से कम महीने में एक बार रीड करो, तो 4 महीने में 4 बार तो रीड कर जाओगे ना। ऑलमोस्ट आप 10 में से 6-7 क्वेश्चन खाली रीड करके आप बना लोगे। थोड़ा बहुत कुछ टफ लेंथी कॉन्सेप्ट है वो, तो उसके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन कभी हर बार फिजिक्स का गलत हो जाता है, तो गलत का तो हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है सर्कुलर मोशन। टेक्स्ट बुक में शायद सर्कुलर मोशन ही पहले दिया हुआ है, एम आई राइट? जल्दी से मैसेज कर दो सारे बच्चे। ग्रेविटेशन स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया है, उसके बाद पहला टॉपिक सर्कुलर मोशन ही है। यस यस यस, ओके। तो सर्कुलर मोशन ही हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें और कुछ लिखना नहीं है, डेफिनेशन मैंने बोल दिया है, सब कुछ समझ में आया, आप लोग खुद से लिख सकते हो। जहाँ लिखाने वाली चीज होगी मैं खुद लिखाऊंगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर सर्कुलर मोशन, देखो डिफिनीशन तो सर्कुलर मोशन का सबको पता होगा, आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, 8th 9th सब में पढ़ा होगा, ठीक है। इवन 7th में तो मुझे जहाँ तक याद है आप सारे बच्चों को मैंने खुद पढ़ाया है, ठीक है। कुछ बच्चे भले नए हो सकते हैं, बट मैंने खुद 7th में आपको पढ़ाया है। फर्स्ट टाइम मैं जब बैच स्टार्ट हुआ था तो आप लोग शायद क्लास 7th में ही थे, एम आई राइट? अमित, अजय, आप लोग का तो मुझे याद आ रहा है कि आप लोग, और प्रतीक नहीं है क्या क्लास में? प्रतीक का मुझे नाम नहीं दिखा। ये सारे बच्चे मुझे याद है आप लोग 7th में थे। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो बस ये कहना, ठीक है, मोशन ऑन सर्कुलर ट्रैक इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इससे अच्छी डेफिनेशन क्या हो सकती है? मोशन ऑन सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ट्रैक, कुछ भी बोल सकते हैं। सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन।
सर्कुलर मोशन। इसके बाद नोट करते चलेंगे, जो जो लिख रहा हूँ वो तो नोट करना ही है, सिर्फ स्क्रीनशॉट और इमेज लेने की कोशिश मत करना, वो रखा का रखा रह जाएगा। नोट वाली आदत डालो, जैसे क्लासरूम में पढ़ते थे, ये मान के चलो कि मैं क्लास में ही पढ़ा रहा हूँ, एक ही बस डिफरेंस है कि मैं किसी को डांट नहीं रहा हूँ। सामने दिखते हो तो दो चार बच्चे डांट खा लेते अगर सोए रहते या कुछ भी करते तो मोशन ऑन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो देखो कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके का मोशन कर रहा है तो उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, दिस इज फॉर एनटीएससी, कॉन्सेप्ट याद रखना। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, आपको याद होगा क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, मैंने तो नहीं पढ़ा बट आपने पढ़ा होगा, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या आप सबने पढ़ा है? यस और नो? हाँ, आप सबने पढ़ा होगा। तो उसमें जो यूनिफॉर्म, लिसन, यूनिफॉर्म अगर मोशन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसे स्टार लगा के लिख लेना, एक कॉन्सेप्ट है ना, बोर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है, इवन आपके बुक से भी लेना देना नहीं है, मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर है, इसका मतलब है कोई ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, राइट, जैसे 40 किलोमीटर पर स्पीड, तो 40 की स्पीड से चल रहा है। इस केस में इसकी जो स्पीड होगी वो होगी यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होगी इसकी? यूनिफॉर्म स्पीड। अब मुझे बताओ क्या इसकी जो वेलोसिटी है क्या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, वेरी गुड सारंग, बहुत अच्छे, यही मैं सुनना चाहता था। सो ये वेलोसिटी कौन सी होगी? नॉन यूनिफॉर्म। ये मुझे क्वेश्चन इसलिए याद आ रहा है, कुछ दिन पहले किसी एग्जाम में ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड कर रहा है, ठीक है, तो क्या ऐसा कोई कंडीशन हो सकता है कि वो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म ना हो? तो उसका आंसर यही था, चार ऑप्शन था, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था, तो ऑप्शन था सर्कुलर मोशन में। क्योंकि तो सर्कुलर मोशन में होता क्या है, हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज, डायरेक्शन चेंज, एंड वेलोसिटी रिलेट विद डायरेक्शन। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे या फिर वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। क्या ये क्वेश्चन, देखो सारंग को ये कॉन्सेप्ट पहले से पता था, आप सारे बच्चों को भी सीखने को मिल गया ये चीज, ये सबको समझ में आया कि इसमें किसी को डाउट है? ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, डाउट? नो डाउट, मैसेज नहीं आ रहा, मतलब कि सबको समझ में आ गया है। चलो इसके बाद सर्कुलर मोशन में हम कुछ नई चीजें, नो डाउट, वेरी गुड। अब इसमें हम कुछ नई चीजें पढ़ने वाले हैं। वो क्या पढ़ने वाले हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों ने जिक्र किया था चैट बॉक्स में, आपने सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा था बट मैं पूरा सर्कुलर मोशन का आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। इसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो देखो एक प्रैक्टिकली भी सोचना, अगर कभी सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ो ना, तो खुद दौड़ोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे सेंटर की ओर कोई खींच रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या सभी लोग ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं? जब हम सर्कुलर पाथ पे दौड़ते हैं या सर्कुलर पाथ पे साइकिल चलाओ या बाइक चलाओ, टर्न पे जाओ, कहीं टर्न पे मुड़ो ना बहुत फास्ट स्पीड से, तुम्हें ऐसा लगता है कि अंदर की ओर मुझे कोई खींच रहा है। क्या ये सबके साथ होता है? क्या ये सबके साथ होता है? यस और नो? यस, हाँ। तो हम किधर की ओर हमें कोई खींचता है? उस सर्कुलर ट्रैक के सेंटर की तरफ हमें कोई खींचता है। कौन खींचता है भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स खींचता है। सो सेंट्रीपिटल, पहले तो सेंट्रीपिटल का मैं मतलब बता दूं। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है, सेंट्री मतलब सेंटर और पीटल मतलब सीकिंग, मतलब एक तरह से इसका वर्ड है सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब ये ऐसा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लगता है, एक ऐसा फोर्स है जो जैसे यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट में पोजीशन को एज्यूम कर रहे हैं तो ये इसके सेंटर की तरफ लगता है, ये इसके सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। आई थिंक ये आप सबको समझ में आ गया होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में अगर घूम रहा है तो वो क्यों घूम रहा है? ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्यू टू
सेंट्रीपिटल फोर्स, याद रखना। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो हम यही लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्स applying towards center while object when object moves on circular track, a circular path is called circular motion, centripetal force, सबको समझ में आ रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स सबको समझ में आया? अभी तो मैं इसका फॉर्मूला भी बताने वाला हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स का। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको समझ में आ गया वो यस लिखो। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट है। अब पूछा किसने था ये क्वेश्चन तो मैं देख नहीं पाया। चलो जिसने भी पूछा हो ऊपर जाऊंगा तो ठीक है। दोनों अलग चीजें होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आपको क्लास 11th में पढ़ना है। क्लास 11th में कंप्लीट चैप्टर है सर्कुलर मोशन नाम से। मैं जो आपको बताया हूँ ना, समझो कि सर्कुलर मोशन का मतलब 1% भी नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। सर्कुलर मोशन बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है। उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी पढ़ना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पढ़ना है। एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स। रियलिटी में वो होता नहीं है, बावजूद इसके हम उसके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि उसके रियल लाइफ कई एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट मत जाओ। अगर मैं स्यूडो फोर्स समझाने लगूंगा ना 1-2 घंटे ऐसे चले जाते हैं। रेगुलर क्लास में भी पता नहीं तुम्हारी क्लास में मैंने डिस्कस किया है कि नहीं, मुझे याद नहीं है, बट कई बार मैंने बंसल में भी बच्चों के सामने डिस्कस करने लगा। जब उनको बताने लगा स्यूडो फोर्स के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का मतलब होता है एक इमेजिनरी फोर्स है, ओके। रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करता, बट आपको उसके एप्लीकेशन, उसका इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो कई बार जब बच्चों को मैं स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट बताने लगा ना क्लास में, कहानी बढ़ती गई और पूरा क्लास खत्म हो जाता था, लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट खत्म नहीं होता था। तो स्यूडो फोर्स के बारे में रहने देते हैं। अगर आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है तो जाकर के गूगल या यूट्यूब कहीं पर भी पढ़ सकते हो, ओके। बट आपके क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग होता है। हाँ, मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली दोनों सेम होते हैं, ओके। न्यूमेरिकली दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। बट कॉन्सेप्चुअली दोनों अलग होता है। अलग क्या, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगेगा? वो लगेगा सेंटर की तरफ और ये लगेगा सेंटर से दूर, सही है। इसका भी मैं एग्जांपल कहो तो बता दूं। जानना है कि एग्जांपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, जब आप कार से कहीं जा रहे हो और किसी टर्न पे मुड़ते हो क्या, तो ये तो ठीक है, बट वहां पे दरवाजा गेट का खुला हो तो कई बार जो पर्सन है वो खिड़की से बाहर गिर जाता है, इसलिए दरवाजे को बंद करने को बोला जाता है, डोर। क्या ये सही है? मुड़ता है तो कई बार आप गाड़ी से बाहर, यह लगता है कि हमें कोई धक्का देके बाहर भगा रहा है। ऐसा होता है क्या सबके साथ? वो जिस फोर्स की वजह से हम बाहर की ओर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, वो कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना हो तो नेट पे जाकर के पढ़ सकते हो तुम लोग। मैं जल्दी से सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। लिखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। सॉरी, ये क्या हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स, पहले तो इसको डिनोट कैसे करते हैं याद रखना। सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ सी। एफ मतलब फोर्स, सी फॉर सेंट्रीपिटल, ओके। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ सी इक्वल टू होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये एम क्या है? अगर ये सर्कुलर ट्रैक है, फिगर अच्छा बना नहीं, आप लोग अच्छे से बना लेना।
ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। तो अगर कोई m मास का बॉडी है, एक बॉडी है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है, और r इसका रेडियस है, तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, डायरेक्टली याद कर लेना, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। एक दो जगह जरूरत पड़ेगी ग्रेविटेशन में, वो मैं आपको बता दूंगा वहां पे। तो ठीक है, आज की क्लास सबको समझ में आ गई? आज की क्लास सबको समझ में आ गया है? जल्दी से मैसेज करो यस। तो आज मेनली हमने पूरा सिलेबस देखा, ग्रेविटेशन देखा, सर्कुलर मोशन देखा। घर में पढ़ना, और कोई डाउट हो अगली क्लास में पूछ सकते हो। कल के दिन 4 बजे से आपकी अमन सर की क्लास होगी, तो प्लीज सारे बच्चे अटेंड करना। और अगर आपको कोई फ्रेंड भी इंटरेस्टेड हो तो एक क्वालिटी एजुकेशन उनको देने का भी हेल्प करना, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। सो नाउ सेव एंड क्लोज व्हाइट बोर्ड। और ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं परसों की क्लास में 5 बजे, है ना। बाय। लावणार आहे का तू? हॅलो कृष्णा, हा बोल की. लावणार आहे का म्हणलं? बघ केमिस्ट्रीचं करून बघ. अरे लय पैसे मागायला लागले ते 4,000. मी मध्ये म्हणलं होतं ना सरांना की सर, तर मग मी मध्ये काय म्हटलं होतं, सर जर लय मोठे आले ना, 8-9 जण आले ना, तर मग आपण कमी करू. आता म्हणायला लागले तर की आता नाही होत. आज याला विचारलं तर आज म्हणला मी तर नाही लावणार, म्हणला ते ही व्हायलंय, मोबाईल लागतोय म्हणला घरी काय? दुसऱ्यांना, आणि पैसे बिल आहे म्हणायला लागला. ते आता काय दुसरं माझं कारण आहे तुझं लावायचं, हा दुसरं कारण आहे काय तुझं म्हणला? लावायचं, दुसरं काय कारण आहे का काय म्हणलं तुझं लावायचं? काय कारण? हा काय कारण? तेच काय काय आहे का म्हणलं, विचारलं रे. नाही नाही तसं नाही. आता हे सायन्स कसं करायचं म्हणून माझं समजलंच नाही मॅम. शुभांगी मॅडमने शिकवलेलं काय. लावणार आहे का नाही मग सांग तरी की मला. नाही तर ते Fix. बघू, विचार करू, केमिस्ट्रीचा करून बघू, सांगतो तुला. तू कसं करणार आहे? अरे माझं फिक्स नाही रे, मलाच कळ नाही काय करू. हम्म. फीस लय मागायला. आता दुसरीकडे म्हणजे ही यशस्वी ही ते आहे ना, ती हम्म. ती लय भारी नोट्स ती प्रोव्हाइड करतंय असं तसं, आणि ती फक्त मग 5,000 घेते सायन्स वनची, आणि इथं 8,000 रुपये, म्हणजे किती 3,000 जास्त झाले. बघू हे एवढं काय असं चांगलं बी नाही असं. म्हणजे चांगलं नाही म्हणजे, बघू आता काय बनतंय. फिक्स नाही माझं. बाय मग. बाय. आणि त्या संस्कृतचं करतो का? हा केले की. आजचं झालं का? लिहितो का दररोज दररोज? तू तुला ते सरांनी पाठवलंय का 8वी 9वीचं? नाही, तुला पाठवलंय का? नाही, मी ती ह्याच्याकडून घेतलं होतं, आदित्यकडून. पाहिजे का तुला? आदित्य कोण, कस्तुरे का? फंड. थंड होय, सध्या तर नको, जाऊ दे आता. हीच होय सरलं, हीच सर नाही माझं. ही जी दररोज देते तीच होय नाही माझं लिहून. चलतंय, ठेवू का मग? हा.